नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस क्लास में हम विशिष्ट बालक पढ़ रहे हैं और आज जिस विशिष्ट बालक के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है बाल अपराधी बालक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बाल अपराधी बालक। जो बाल अपराधी बालक होते हैं, बाल अपराधी बालक, ये बाल अपराधी बालक हम किसको कहते हैं, इनकी क्या परिभाषाएं होती है, इनकी क्या पहचान होती है, किस प्रकार से इनको शिक्षा दी जानी चाहिए, बाल अपराधी होने के जो कारण होते हैं वो कारण क्या होते हैं। सबसे पहले देखिएगा अपराध किसे कहते हैं। देखिएगा दो बातें हैं, एक तो है अपराध की परिभाषा क्या होती है, अपराध की परिभाषा। दूसरी जो परिभाषा है वो दूसरी परिभाषा बाल अपराध की क्या परिभाषा है, बाल अपराध। देखिएगा दोनों अलग अलग है, अपराध बालक अलग है और बाल अपराध बालक अलग है। यदि हम यूं कह सकते हैं, यदि कोई अपराध प्रौढ़ व्यक्ति करता है तो उसे अपराध कहा जाता है, और वही अपराध यदि प्रौढ़ व्यक्ति ना करके हम यूं कह सकते हैं यदि बालक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाल अपराधी कहते हैं। अपराध की परिभाषा क्या होती है, अपराध की परिभाषा यह होती है जितने भी प्रकार के जो सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक नियमों, संवैधानिक कानूनों, यानी संवैधानिक कानून वो जो संविधान द्वारा निर्मित किए गए कानून, सामाजिक नियमों, संवैधानिक कानून, या फिर जितने भी प्रकार के जो आदर्श मूल्य होते हैं, आदर्श मूल्यों का उल्लंघन करना, मूल्यों का उल्लंघन करना क्या कहलाता, अपराध। यदि कोई ऐसा कौन करता है, उल्लंघन यदि प्रौढ़ व्यक्ति करता है, यदि कौन करता है, प्रौढ़ व्यक्ति करता है, प्रौढ़ व्यक्ति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपराध कहते हैं। यदि यही उल्लंघन, देखिएगा यदि यही उल्लंघन यदि बालक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाल अपराध कहते हैं। देखिएगा प्रत्येक देश में बाल अपराध, बालक की जो प्रौढ़ व्यक्ति है वो, और जो कौन सा बालक बालक की श्रेणी में आएगा उसके द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। यह सब जगह अलग अलग डिसाइड कर रखा है, सब देशों में अलग अलग आयु डिसाइड कर रखी है। यदि हम यूं कह सकते हैं भारत में बात करें तो 7 से 15 वर्ष, 7 से 15 वर्ष तक की आयु में बालक द्वारा किया गया अपराध, बालक द्वारा किया गया जो अपराध होता है वो अपराध कौन सी श्रेणी में आता है, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। यदि 7 से 15 वर्ष की आयु में बालक द्वारा यदि कोई अपराध किया गया है तो वो कौन सी श्रेणी में, बाल अपराध की श्रेणी में आता है। सब देशों में ये आयु अलग अलग, बाल अपराध की जो आयु है वो सब देशों में अलग अलग डिसाइड कर रखी है। भारत में 7 से 15 वर्ष की आयु में डिसाइड कर रखी है। बिल्कुल भाई, हमारी जो कल क्लास थी वो कल क्लास नहीं थी, वो कल वाली क्लास आज हो रही है, ये मानिएगा। इसके अलावा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है बाल अपराध। देखिएगा यदि कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों की, संवैधानिक कानूनों की, आदर्श या मूल्यों का यदि उल्लंघन यदि कोई प्रौढ़ करता है, प्रौढ़ व्यक्ति करता है तो उसे अपराध कहते हैं। और यही यदि उल्लंघन 7 से 15 वर्ष की आयु का व्यक्ति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाल अपराध कहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो बाल अपराध की जो प्रमुख परिभाषा है, एक जो परिभाषा है वो है हिली के अनुसार। हिली के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है हिली, अमेरिका के निवासी थे हिली महोदय, जिन्होंने बाल अपराध पर बहुत सारा निष्कर्ष निकाला था। इन्होंने कहा कि व्यवहार के सामाजिक नियमों से, व्यवहार के सामाजिक नियमों से, व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाला बालक, सामाजिक नियमों से विचलित होने वाला बालक, व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाला बालक बाल अपराध की श्रेणी में आता है या बाल अपराधी कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है। याद रखिएगा, जो बाल अपराधी की परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है, हिली महोदय ने दी है।
हिली महोदय ने यह कहा कि व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाला, यानी हमारे देश में प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक समाज में समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ आदर्श होते हैं। उन आदर्शों से यदि कोई बच्चा विचलित हो जाता है, यानी उनकी यदि पालना नहीं करता, उनका यदि उल्लंघन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाल अपराध कहते हैं। आगे बात समझ में? ये जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है? हिली महोदय के द्वारा बाल अपराध की ये परिभाषा दी गई। अगली परिभाषा न्यू मेटर के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है न्यू मेटर ने बाल अपराध की क्या परिभाषा दी है? न्यू मेटर, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यू मेटर। इन्होंने कहा बाल अपराध का जो तात्पर्य होता है वो समाज विरोधी व्यवहार का कोई एक प्रकार है जो व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। बाल अपराध से तात्पर्य या हम यूं कह सकते हैं, बाल अपराध से अर्थ है समाज विरोधी व्यवहार का, समाज विरोधी व्यवहार का कोई, जितने भी समाज विरोधी कार्य होते हैं, यानी समाज विरोधी व्यवहार यानी कार्य, समाज विरोधी कार्य, समाज विरोधी व्यवहार का कोई या कोई प्रकार है, व्यवहार का कोई प्रकार है जो या तो व्यक्तिगत, या हम यूं कह सकते हैं या सामाजिक, कोई प्रकार है जो या तो व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है, व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बाल अपराध कहा जाता है। ये जो परिभाषा है ये न्यू मेटर के द्वारा दी गई। एक जो परिभाषा है बाल अपराध की, वो परिभाषा किसने दी है? बीएफ स्किनर महोदय ने दी है। जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। बीएफ स्किनर ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा दी है कि बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून, बाल अपराध की देखिएगा, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है, किसी कानून के, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है, उस रूप में की जाती है जिसे यदि कोई वयस्क करता है तो बाल अपराध कहलाता है, जिसे कोई या यदि जिसे कोई वयस्क करता है, कौन करता है? वयस्क करता है, तो उसे बाल अपराध कहा जाता है, तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। ये प्रमुख 3 परिभाषाएं हैं किसकी? बाल अपराध की। बाल अपराधी कौन कहलाता है? वह बालक बाल अपराधी कहलाता है जो 7 से 15 वर्ष की आयु में संविधान द्वारा निर्मित कानूनों की उल्लंघन करता है या समाज द्वारा निर्मित मान्य व्यवहारों को जो उल्लंघन करता है या जिनको नहीं अपनाता, असामाजिक जो व्यवहार होते हैं, जो अमान्य व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को जो अपनाता उसे बाल अपराधी कहा जाता है। बाल अपराधी की 3 परिभाषाएं, एक है हिली महोदय के अनुसार, अमेरिका के थे, इन्होंने कहा कि व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है। दूसरी जो परिभाषा दी है ये न्यू मेटर ने दी है, उन्होंने कहा कि बाल अपराध से जो तात्पर्य होता है वो समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है, यानी आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के मान्य व्यवहार से अलग हो जो आपको या तो व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से क्षति उत्पन्न करवाता हो, वो बाल अपराध है। बीएफ स्किनर ने कहा कि बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है, यदि कोई भी कानून है जिसकी अवहेलना की जाती है, उसका उल्लंघन किया जाता है और यदि ये कार्य वयस्क करता है तो वो बाल अपराध है। ये जो
कारण थे, ये जो प्रमुख परिभाषाएं थी, ये प्रमुख परिभाषाएं किसकी? बाल अपराध की। अब देखिएगा बाल अपराध के जो कारण होते हैं वो कारण क्या होते हैं? बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के कारण, जो बाल अपराध के कारण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बाल अपराध के जो कारण होते हैं वो कारण क्या होते हैं? हम यूं कह सकते हैं बाल अपराध के जो कारण होते हैं वो कारण तो बहुत सारे होते हैं। पहले इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं बाल अपराध के जो प्रकार होते हैं। बाल अपराध के प्रकार, बाल अपराध के प्रकार, उसके बाद में पढ़ेंगे बाल अपराध के कारण क्या होते हैं। बाल अपराध के जो प्रकार होते हैं, देखिएगा वो प्रकार कौन कौन से होते हैं, किसके प्रकार है, ये याद रखिएगा। ये जो प्रकार है ये प्रकार किसके? बाल अपराध के प्रकार है, बाल अपराध के प्रकार। और बाल अपराध के प्रकारों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो यौन प्रवृत्ति से संबंधित, एक चुनौती देने वाले से संबंधित, यानी एक तो होते हैं यौन अपराध। बाल अपराध के दो प्रकार, एक तो हो गए यौन अपराध, एक कौन सा हो गया? यौन अपराध हो गया। दूसरा जो होता है, दूसरे को हम नाम दे सकते हैं चुनौती देने वाले अपराध, चुनौती देने वाले अपराध, चुनौती देने वाले अपराध। ये दो प्रकार हो गए। ये दो प्रकार किसके हो गए? बाल अपराध के भी कितने प्रकार हो गए? दो अपराध हो गए, एक तो यौन अपराध और एक चुनौती देने वाले अपराध। जो यौन अपराध होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। यौन अपराध दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक, जो नंबर एक होता है वो होता है भिन्न लिंगी अपराध, भिन्न लिंगी अपराध। यदि लड़का है और लड़की है, लड़की लड़के के साथ, या हम यूं कह सकते हैं लड़का लड़की के साथ यदि किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है यौन से संबंधित, तो वो भिन्न लिंगी अपराध की श्रेणी में आता है। और जो नंबर दो है वो है विप्रयास, विप्रयास। ये अपने आप के साथ में हो सकता है, विप्रयास। इसमें आप ये याद रखिएगा जो यौन अपराध होता है वो दो प्रकार का होता है। जो चुनौती देने वाला होता है, इसमें सारे किसी संस्था विशेष को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, इसमें क्या दी जाती है? चुनौती। जैसे देखिएगा इसमें हम बात करें तो नंबर एक धूम्रपान करना, धूम्रपान करना। देखिएगा धूम्रपान करना अपराध है। जैसे देखिएगा भीख मांगना, भीख मांगना भी अपराध की श्रेणी में आता है, भीख मांगना। और यदि वही भीख 7 से 15 वर्ष की आयु का कोई बालक मांग रहा है तो वो बाल अपराध है। और यदि वो प्रौढ़ व्यक्ति यही कार्य कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। जैसे चोरी करना, चोरी करना। इसी प्रकार से हम यूं कह सकते हैं इमारतों को क्षति पहुंचाना, इमारतों को या गवर्नमेंट या सरकारी इमारतों को या राष्ट्रीय महत्व की इमारतों को क्षति पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, पहुंचाना, ये अपराध के। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे अपराध होते हैं इसमें। जैसे झूठ बोलना है, भ्रमण करना। और भ्रमण भी कैसा? निरुद्देश्य भ्रमण करना, निरुद्देश्य या निरुद्देश्य भ्रमण करना, निरुद्देश्य भ्रमण करना, यह भी अपराध है, भ्रमण करना। झूठ बोलना भी एक प्रकार का अपराध है, झूठ बोलना, यह भी किसकी श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। तो अपराध कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक तो यौन अपराध और एक चुनौती देने से संबंधित है अपराध, या चुनौती देने की जो प्रवृत्ति होती है उसको, या चुनौती देने वाले अपराध जो होते हैं वो दो प्रकार के। यदि ये अपराध 7 से 15 वर्ष तक का बालक करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाल अपराध, या उसे हम जिस श्रेणी में रखते हैं वो श्रेणी क्या कहलाती है? बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अब देखिएगा, अब हम आगे पढ़ते हैं बाल अपराध के जो कारण होते हैं, वो बाल अपराध के कारण क्या होते हैं? बाल अपराध के कारण क्या है? ये जो थे वो बाल अपराध के हम यूं कह सकते हैं प्रकार है। हाँ भाई, बिना लाइसेंस के स्कूटी भी चलाना बाल अपराध ही है। देखिएगा जो विप्रयास होता है वो विप्रयास अपने आप के साथ में किसी भी प्रकार की यौन हिंसा को बढ़ावा देना विप्रयास कहलाता है। आगे समझ में बात। अब देखिएगा बाल अपराध के कारण क्या है?
बाल अपराध के कारण या बाल अपराधी बालक के कारण या बाल अपराध के कारण। बाल अपराध क्यों होता है? 7 से 15 वर्ष तक का जो बालक होता है वो बालक अपराध क्यों करता है, उसके कारण क्या क्या है देखिएगा। कारण नंबर 1 जो है वो है वंशानुगत। कारण नंबर जो 1 है वो है वंशानुगत कारण या वंशानुक्रम कारण। वंशानुक्रम कारण या वंशानुगत कारण। वंशानुक्रम कारण ये कहता है कि जन्मजात। जन्मजात में आपको 3 बातें बता रहा हूं। नंबर 1 जो इस कारण में आता है वो आता है शारीरिक। एक तो होता है शारीरिक कारण, वंशानुक्रम में ही आता है, और एक होता है मानसिक। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। शारीरिक, मानसिक, और जो नंबर 3 आता है वो आता है संवेगात्मक। शारीरिक, मानसिक और जो नंबर 3 है वो क्या है? संवेगात्मक। अब ये होता क्या है, कई ऐसे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बाल अपराधी 7 से 15 वर्ष का बालक यदि कोई अपराध करता है तो इसके पहले से ही वंशानुक्रम में ये गुण मौजूद होते हैं, और इसका कारण कोई वातावरण नहीं है, वंशानुक्रम है। यानी वंशानुक्रम में भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, कई मनोवैज्ञानिक ऐसा कहता है कि वह बालक जिनका शारीरिक विकास में भिन्नता होती है जन्मजात रूप में, वो आगे चलकर बाल अपराध करते हैं। यदि मानसिक रूप से यदि मंद माता पिता के, यदि मंद बुद्धि के संतान का जन्म होता है तो वो बाल अपराधी बनेगा आगे जाकर। सारे मनोवैज्ञानिक इस मत पर सहमत नहीं है, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं। कुछ ऐसे कहते हैं कि कई बालक ऐसे होते हैं जो जन्मजात ही संवेगात्मक दृष्टि से स्तर नहीं होते, उनके जो संवेग होते हैं वो जन्म लेने के तुरंत बाद ये स्तर होने लगते हैं, और संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जिसके कारण अपराध कर देते हैं। और ये जो अपराध है इसका कारण क्या है? वंशानुक्रम कारण है। नंबर 2 होता है वो है घर का वातावरण। किसका वातावरण? घर का वातावरण। घर का वातावरण। घर के वातावरण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार बच्चे को घर का वातावरण इस प्रकार का मिलता है जिसके कारण वो कोई ना कोई अपराध कर देता है। देखिएगा, घर के वातावरण क्या है? घर के वातावरण में हम लिख सकते हैं नंबर 1 झगड़ा। नंबर 1 झगड़ा, लड़ाई। झगड़ा, लड़ाई, या हम यूं कह सकते हैं असुरक्षित माहौल। असुरक्षित माहौल। घर में यदि हमेशा झगड़ा होता है, लड़ाई होती है या असुरक्षित माहौल रहता है तो वो बच्चा भी धीरे धीरे यही सीखेगा और वो भविष्य में कोई ना कोई अपराध करेगा। नंबर 2 यह है माता पिता की नौकरी। माता और पिता दोनों यदि नौकरी कर रहे हैं, देखिएगा, और बच्चे के लिए समय ही नहीं है तो वो बच्चा किसी अपराध की ओर चला जाता है। देखिएगा, लिंग का कोई अपराध का कारण नहीं होता है। या हम यूं कह सकते हैं एक ये भी होता है सौतेला परिवार। कई बार बच्चे को सौतेला परिवार मिलता है जिसके कारण वह बच्चा कुंठित हो जाता है। सौतेली माँ होना, पिता होना, भाई होना। एक ये भी होता है बाल अपराध का जो मुख्य बड़ा कारण, वो होता खंडित परिवार। खंडित परिवार, परिवार का अलग अलग होना, जैसे तलाक। माता और पिता के मध्य क्या हो गई है? तलाक हो गई है, जिसके कारण जो है परिवार क्या हो गया? खंडित हो गया। ऐसे परिवार में बालक जो रहते हैं उनमें संभावना होती है कि वो भी बहुत बड़े अपराध को अंजाम दे सकते हैं। या पहले से घर में कोई अपराधी होना। देखिएगा, एक ये भी होता है परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना, तो आए दिन झगड़े ही होंगे। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना, यह भी कारण है। और जो कारण बिल्कुल गलत संगति, इसके अलावा जो है वो है विद्यालय का वातावरण। कारण जो नंबर 3 है वो है विद्यालय का वातावरण या विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण, और विद्यालयी वातावरण में होता है अरुचिकर पाठ्यक्रम। अरुचिकर पाठ्यक्रम, पाठ्य सेगामी क्रियाओं का आभार। पाठ्य सेगामी क्रियाओं का अभाव। पाठ्य सेगामी क्रियाओं का अभाव,
अरुचिकर पाठ्यक्रम होता है, बच्चे को पढ़ने का मन ही नहीं करता। हम यूँ कह सकते हैं गलत अनुशासन। विद्यालय में कई बार जो अनुशासन होता है वो बहुत गंदा होता है, गलत अनुशासन। या हम लिख सकते हैं खराब लोगों की संगति, खराब मित्रों की संगति। विद्यालय में खराब मित्रों की संगति भी हो जाती है, संगति। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण होते हैं, जैसे व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में ना रखना, खेल का अभाव, एक ये भी होता है, खेल का अभाव, खेल का अभाव, खेल का अभाव। और 6 लिख सकते हैं हम, देखिएगा, खेल का अभाव, दूषित वातावरण। विद्यालय का वातावरण कैसा हो जाना, दूषित हो जाना, दूषित वातावरण, जिसके कारण बच्चा क्या किसकी ओर चला जाता है, अपराध की ओर चला जाता है। इस प्रकार से और भी होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण, नंबर 4, मनोवैज्ञानिक कारण। जो मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं वो संवेगात्म या संवेगों की अस्थिरता, संवेगों की अस्थिरता, संवेगों की अस्थिरता के कारण भी बच्चा किसकी ओर चला जाता है, अपराध की ओर चला जाता है। हीनता की भावना, हीनता की भावना, निराशा उत्पन्न होना, जिसके कारण वे बच्चा कुंठित हो जाता है, निराशा उत्पन्न होना। ये सारे के सारे जो कारण होते हैं ये बाल अपराध के प्रमुख कारण होते हैं, बाल अपराध के ये कारण होते हैं। बिल्कुल भेदभाव भी हो सकता है विद्यालय में, बिल्कुल 7 नंबर का हो सकता है भेदभाव, बच्चों के साथ आपस में भेदभाव करना विद्यालय के शिक्षकों द्वारा, जिसके कारण बच्चा किसकी ओर चला जाता है, अपराध की ओर चला जाता है। अब देखिएगा, जो बाल अपराधी होते हैं, बाल अपराधी को सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। बाल अपराधी जो बालक होते हैं उनके सुधार, उनका उपचार हो सकता है। बाल अपराध के उपचार, बाल अपराध के उपचार, जो बाल अपराध जो होता है उस बाल अपराध के जो उपचार होते हैं, उपचार के लिए 3 विधियां होती है। नंबर जो 1 विधि होती है उसे हम यूं कह सकते हैं वातावरणीय विधि, वातावरणीय विधि। नंबर जो 1 जो विधि होती है उस विधि का नाम क्या है, वातावरणीय विधि। 2 हम यूं कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। और जो नंबर 3 होती है उसे हम कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि, जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है, मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। 3 विधियां होती है बाल अपराध के उपचार के लिए। कुल कितनी विधियां, 3 विधियां हैं। जो नंबर 1 जो विधि है उस विधि को हम कह सकते हैं वातावरणीय विधि, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक विधि और नंबर 3 मनोविश्लेषणात्मक विधि। वातावरणीय विधि के अंतर्गत हम यूं लिख सकते हैं कि यदि एक बाल अपराधी बालक को वापस यदि सामान्य करना है तो सुधार गृह जो है उनमें बच्चों को भेजना, सुधार गृह में बालकों को रखना, सुधार गृह में बालकों को रखना और वहां पर उनको एक अच्छा वातावरण देना जिससे वो बालक बाल अपराधी की श्रेणी से बाहर आ सकता है। या हम यूं कह सकते हैं अच्छे वातावरण में रखना, किसमें रखना, अच्छे वातावरण में रखना, अर्थात बच्चे को इस प्रकार का वातावरण देना चाहिए। यानी इसमें बालक की जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, या इस विधि में उनके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक उपचार विधि भी कहते हैं। इसमें बालक के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन किया जाता है और उसी रुचियों के साथ में उसी भी प्रकार का रुचियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक उचित प्रकार का वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक विधियां होती है वो मनोवैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे नाटकीय विधि। कौन सी विधि, नाटकीय विधि। बच्चों को इस प्रकार से नाटक दिखाना कि बाल अपराध की श्रेणी में जाने के बाद में इनका जो भविष्य होता है वो किस प्रकार का होता है। इस प्रकार के नाटक आयोजित किए जाने चाहिए कि आरंभ में वो क्या था, बाल अपराधी था, लेकिन बाद में उसने वो सारे संस्कार अर्जित किए, सारे मान्य समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाया और एक बहुत अच्छा व्यक्ति बना। इस प्रकार के नाटक उसके सामने उपलब्ध किए जाने चाहिए, या इस प्रकार के नाटक इनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे उनमें सुधार हो सके। इसके अलावा निर्देशन, देखिएगा निर्देशन विधि,
इनके जितने भी दैनिक कार्य होते हैं, कौन सा कार्य किस प्रकार से दिन में कौन सा कार्य करना चाहिए और दिन में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इनके लिए पहले से निर्देश देकर रखने चाहिए। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो अपराध का कारण होता है वो अचेतन मन होता है। पहले व्यक्ति को अचेतन मन को समझना चाहिए और अचेतन मन को समझने के लिए स्वप्न विश्लेषण विधि होती है। बच्चों को किस प्रकार के सपने आते हैं, बच्चों को किस प्रकार के बच्चों में विचार उत्पन्न होते हैं, इन विचारों को जानकर उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को कम करके हम यूं कह सकते हैं उनकी अपराध की प्रवृत्ति को दूर करना चाहिए, स्वप्न विश्लेषण विधि। और जो नंबर 2 होती है वो होती है प्रेक्षेपीय विधि। प्रेक्षेपीय विधि का मतलब ये होता है व्यक्ति के या अपराधी के अचेतन मन का अप्रत्यक्ष तरीके से अध्ययन करना और उनकी चाहत, रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में पता करके उचित प्रकार से उसको इलाज करना या उचित प्रकार से उसे निर्देशन देना प्रेक्षेपीय विधि कहलाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा हमारा टॉपिक था बाल अपराधी बालक, ये समाप्त हुआ। एक बार आप भी रिवाइज कीजिएगा। हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।